क्लास एट्थ आपका जो चैप्टर है वो है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप। और इसके अंदर जो प्रैक्टिस जोन 1 है उसको हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस जोन 1 में पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉलीहेड्रॉन हैज़ 24 वर्टिसेस एंड 36 एजेस, हाउ मैनी फेसेस डज इट हैव। तो इफ़ अ पॉलीहेड, ये सेम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको यूलर्स फार्मूला से करेंगे। बाय यूलर्स फार्मूला, यूलर का फार्मूला, डोंट फॉरगेट दैट फार्मूला, एफ प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस टू फेसिस, वर्टिसेस और एजेस। ठीक है, तो एफ प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस टू, तो वर्टिसेस जो हैं वो 24 हैं, एजेस दी हैं 36, तो एफ प्लस 24 प्लस 36 प्लस 2, ई की वैल्यू रख दी हमने और वी की वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो हमारे पास जो एफ आएगा वो आएगा 40। तो यूलर्स के फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द सॉलिड्स गिवन अलोंग साइड फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, ऑल्सो वेरीफाई द यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं पहला वाला देखता हूँ, ये हेक्सागोनल प्रिज्म जैसा है, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको कि इस वाली शेप का मैं फेसेस कितने होंगे। तो अगर आप देखें तो इसमें ये हेक्सागोनल है, तो इसमें 6 फेसेस तो सीधे होंगे वर्टिकल में, एक ऊपर का और एक नीचे का, टोटल 8 फेसेस होंगे। एजेस आप काउंट करेंगे तो 6 यहाँ, एजेस 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी कि 18 एजेस होंगी। और वर्टिसेस इसके अंदर वही कॉर्नर्स, तो ऊपर 6 कॉर्नर्स हैं, नीचे 6 कॉर्नर्स हैं, तो 12 कॉर्नर्स हो गए। तो बाई यूलर्स फार्मूला, यूलर के फार्मूला में आप अगर इनको पुट करेंगे, जो हमने अपने प्रैक्टिकली निकाली हैं उनको आप पुट करेंगे, तो एफ़ की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 12 है, ई की वैल्यू 18 है। तो एज यू सी कि दोनों तरफ इक्वल है, इसका मतलब है कि यूलर का फार्मूला से भी ये सही जा रहा है, वेरीफाई हो गया कि ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज count the number of faces, count the number of faces, vertices and edges of the following solids, write whether the solids given below are polyhedrons or not। ये पॉलीहेड्रॉन्स हैं कि नहीं हैं। देखो, एक ये दिया हुआ है ए और एक दिया हुआ है ये। देखो, पॉलीहेड्रॉन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सॉलिड्स विच हैव प्लानर पॉलीगन कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन्स। तो यहाँ पर पॉलीगन्स आ गया है, पॉलीगन फेसेस, पॉलीगन फेसेस। तो प्लानर पॉलीगन फेसेस का मतलब है कि इसमें पॉलीगन्स होने चाहिए। पॉलीगन्स का मतलब है नो कर्व्स। ठीक है, नो कर्व्स। तो इसमें देखो ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड है तो कर्व्ड वाला पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन कौन सा होगा, जिसमें एजेस, फेसेस और वर्टिसेस होंगे। तो ए इज अ पॉलीहेड्रॉन, और इसमें कितने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस होंगे वो आप अपने आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 सॉलिड्स विच आर नॉट पॉलीहेड्रॉन्स। तो हम मैंने कहा था कि नो कर्व्स, तो जिनमें कर्व्ड सरफेस होती है, जैसे कोन में कर्व सरफेस होती है, सिलेंडर में भी कर्व सरफेस होती है, स्फीयर में कर्व सरफेस ही होती है, कॉर्नर होते ही नहीं है। तो हम वी कैन से कि ये तीनों पॉलीहेड्रॉन्स नहीं होते, लेकिन सॉलिड शेप्स हैं, सॉलिड शेप्स हैं, सॉलिड्स हैं, लेकिन इनमें पॉलीहेड्रॉन्स ये नहीं है। नेक्स्ट इज राइट वेदर द फॉलोइंग डेकाहेड्रॉन्स आर कॉन्वेक्स और नॉट, आर दे रेगुलर। तो देखें यहाँ पर ये जो है अंदर को दब रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डेकाहेड्रॉन है, लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, ये कॉन्केव होगा और ये कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ये रेगुलर है क्या, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि इनकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन्स इक्वल नहीं है। ये लाइन बड़ी लग रही है, ये छोटी लग रही है, तो ये रेगुलर नहीं, नो दे आर नॉट रेगुलर। ये भी रेगुलर नहीं है, और ये कॉन्वेक्स भी नहीं है, कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट इज, अब तो आप इसे लिखना है बस, तो आप लिखेंगे। ठीक है, अब पॉलीहेड्रॉन हैज 10 वर्टिसेस एंड 26 एजेस, हाउ मेनी फेसेस विल बी देयर इन अ पॉलीहेड्रॉन। आप यूलर्स फॉर्मूला में रखेंगे, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, आप इसे करेंगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 7th है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। इनको देखें जरा, ट्रू और फॉल्स को। एवरी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन इज रेगुलर, हर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन रेगुलर होता है, बिल्कुल नहीं। आप देखें कि यही कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, तो आप लिखेंगे फॉल्स। फिर अ कोन इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि कोन तो पॉलीहेड्रॉन ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, अ क्यूब इज रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, यस ये बिल्कुल सही है। क्यूब एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है, सारी साइड्स इक्वल हैं उसकी और लाइंस भी।
अ पॉलीहेड्रॉन हैज़ एग्जैक्टली 3 फेसेस, ये बिल्कुल फॉल्स है। पॉलीहेड्रॉन में 3 फेसेस फिक्स नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप 8th क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। अच्छा, इससे पहले एक और है, अ पिरामिड हैज़ 4 फेसेस, व्हाट टाइप ऑफ पिरामिड इज इट। देखिए आपको इसमें केवल लैंग्वेज लिखनी है, वो आप लिखेंगे। बता मैं दे रहा हूँ कि एक पिरामिड के अंदर 4 फेसेस हैं, तो वो कौन सा पिरामिड होगा, वो होगा ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड का बेस भी ट्राइंगुलर होगा, अगर नीचे का बेस ट्राइंगुलर है तो ऊपर 3 ही फेसेस होंगे, तो बॉटम का मिला के उसके 4 फेसेस हो गए, तो 4 फेसेस वाला पिरामिड ट्राइंगुलर पिरामिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेम द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर को क्या कहेंगे। देखिए इसका ये एक पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड है, ये इन्वर्टेड पिरामिड है, लेकिन इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, तो आप इसे पूरा नाम दे सकते हैं रेक्टेंगुलर इन्वर्टेड पिरामिड। इसका बेस, ये भी पिरामिड है, इसका बेस ट्राइंगुलर है, तो इसे कहेंगे हम ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है, यही वाला पिरामिड है जिसके 4 फेसेस हैं, आप ये देख लें पहले वाले क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिज्म, ये प्रिज्म है, और ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, और इसी तरह से ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, इसमें हेक्सागोन है तो हेक्सागोनल प्रिज्म है, इसको हेक्सागोनल प्रिज्म कहेंगे, इसको ट्राइंगुलर प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, ड्रॉ फ्रंट टॉप एंड साइड व्यूज ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स विच इज मेड फ्रॉम यूनिट क्यूब्स। देखिए ये जो फिगर है वो बिल्कुल आपके एग्जाम्पल जैसी है, एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बस अंतर क्या है कि ये इस तरफ को बनी हुई है, ये बनी हुई है इस तरफ को, तो इसका जो फ्रंट व्यू आ रहा है सामने का वो इस तरह का आ रहा है। ठीक है, फ्रंट से देखेंगे तो आपको इस तरह का नज़र आएगा, लेफ्ट साइड व्यू साइड से देखेंगे तो आपको इस तरह का केवल दिखेगा, और टॉप ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। अगर आप इनको अपोजिट कर दो तो इस वाली फिगर का जो साइड व्यू आएगा ये फ्रंट व्यू हो जाएगा इसका, ये साइड व्यू हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा इसका, ये साइड व्यू हो जाएगा, और टॉप भी पलट जाएगा। ये वाले जो दो हैं वो इस तरफ आ जाएंगे और ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प कर इस एग्जाम्पल को देखकर आराम से इसको बना सकते हैं। तो ये बना के आप मेरे पास भेजेंगे, आराम से हो जाएगा, इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, और बच्चे सारे बहुत क्रिएटिव हैं तो आराम से कर लेंगे इसको। और अगर इनमें भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इसके बाद एक मैप का और है। देखिए मैप, जब भी एक मैप बनाया जाता है उसके पहले तो हमें ये है कि मैप हम क्यों बनाते हैं। मैप हम इसलिए बनाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, एक तो लोकेशन और एक डिस्टेंस, कितना है, कहाँ पर है, किस जगह लोकेट है वो, कितना दूरी पर है, ये सब हमें पता लग जाए, और जो पूरा होल एरिया है उसके बारे में हमें आइडिया हो जाए, जो जो भी कंसर्न, जहाँ पर भी जो भी हमें काम पड़ रहा है तो हम उसके बारे में अच्छी तरह फेमिलियर हो जाएं। तो उसके लिए हम मैप यूज़ करते हैं। हम एक बहुत बड़े शहर में अगर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, पूरे यूपी के अगर का नक्शा अगर हमें पूरे सपोज़ हम यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का अगर नक्शा पूरा मिल जाता है तो हमें एक सर्टन आइडिया हो जाता है कि हम किस जगह पर लोकेशन है हमारी, और कहाँ पर क्या क्या है, कितने किलोमीटर पे है। तो डिस्टेंस भी पता लगती है, डायरेक्शन भी पता लगती है, वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सारी जानकारी हमें केवल एक पेपर पे, एक छोटे पेपर पे पूरी की पूरी इलाके के बारे में मिल जाती है। ठीक है, तो अब मैपिंग जो होती है उसमें तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। देखो कैसे, अ मैप डेपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ प्लेस। किसी प्लेस या ऑब्जेक्ट के बारे में मैप जो है पूरी पूरी बात बताता है, पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता है। अ, सबसे पहले इसमें एक स्केल माना जाता है। देखिए आप हज़ारों किलोमीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको आप पेपर में कैसे लेंगे। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है उतने ज़्यादा किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर सकते हैं। सपोज मुझे 50 किलोमीटर एरिया का मैप बनाना है, तो मैं 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर मान लूँगा, 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर मान लूँगा, तो मेरा मैप एक छोटे से पेज में बन जाएगा। ठीक है, और मुझे 500 किलोमीटर के लिए जाना है तो मैं 50 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान सकता हूँ। तो हम इस तरह से ऐसा एक सुविधाजनक, एक कन्वीनियंट स्केल में रख लेते हैं, जिससे कि हम उसको एक पेज पर, एक पेपर पे बना सकें, और उस पर मतलब उस पर वो क्लियरली शो भी कर सके हर चीज़ को। क्योंकि अगर वो क्लियरली शो नहीं कर रहा है या बहुत बहुत ज़्यादा ही पास पास सारी चीज़ें हो जाती हैं तो भी हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए
हमें उस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है कि स्केल के अलावा डिफरेंट सिंबल और कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं। सिंबल्स का मतलब क्या है कि हॉस्पिटल कहाँ पर है, पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, बस स्टैंड कहाँ पर है, उसके अलावा एयरपोर्ट कहाँ पर है, लोकल एयरपोर्ट कहाँ पर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो जो खास चीज़ें हैं उनके लिए पर्टिकुलर सिंबल यूज़ किए जाते हैं कि उन सिंबल्स को हम साइड में दिखाते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और कलर्स भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और मैप के अंदर डायरेक्शन का भी ध्यान रखा जाता है। देखिए, जैसे कोई मैप है तो देखें आप, इसमें लोग एरिया क्या, पार्क को हमने ऐसे शो किया है, टेम्पल को, स्कूल को, बस स्टॉप को, नर्सरी को, हॉस्पिटल को। दूसरा, ये जो 2 kg 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर इस तरह रखा हुआ है। हम जो नेक्स्ट देखिए मैप, इसके अंदर देखें आप, इसमें एक स्केल ऊपर रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। हमने ये 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 किलोमीटर है। आप सेंटीमीटर में मेज़र कीजिए और आपको ये पता लग जाएगा ये कितने किलोमीटर है। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में देखिए, डायरेक्शन जो है 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं हमारी। कितनी? 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट ध्यान रखना ये, ठीक है। और 4 ऑर्डिनल डायरेक्शंस हैं, फोर ऑर्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी इनके बीच वाली डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। समझ गए आप? इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मैप में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। मैं मैप में एक साइड में दोनों सारी चीज़ें डिटेल्स होती हैं। देखिए, एक कॉर्नर पे लिखा है स्केल, डायरेक्शन बनी है, और सिंबल्स दे आर यूजिंग। सिंबल जो भी यूज़ हो रहे हैं वो भी यहाँ पर मेंशन होते हैं। ओनली देन आप इसको पूरा, क्योंकि मैप का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, मैप का एक्यूरेट होना ज़रूरी है, और इस तरह से मैप बनाया जाता है, ठीक है। तो आप कहीं जा रहे हो और आपने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो आपको सिंपली 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा, 8 5 जो 40, यानी कि इसका मतलब है ये दोनों प्लेस जो बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं ये 40 किलोमीटर एक दूसरे से अवे हैं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है तो इस तरह से आप मैप के अंदर मेज़रमेंट्स कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन की। तो आप इसको समझ लें। और इसमें जो मैप दिया है, देखें, ये जो मैप दिया है इसके अंदर जो सिंबल्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स दिए हुए हैं। देखिए, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट का है, और ये जो दिया है अम्यूज़मेंट पार्क 2, ठीक है। तो पहला हमारा जो इसमें है कि फाइंड द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एयरपोर्ट एंड अम्यूज़मेंट पार्क 2। अब आप देखें कि जो हमारा जो एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो यहाँ पर है, और अम्यूज़मेंट पार्क यहाँ पर है। तो आप इससे अगर डायरेक्ट डिस्टेंस करेंगे तो आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना आप, तो आप क्या करेंगे, रोड साइड से डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। यहाँ से मेज़रमेंट करने के बाद आप यहाँ से मेज़रमेंट कर लें, या आप इनको सीधा भी जोड़ सकते हैं। जैसे 2.4 किलोमीटर यहाँ तक दिया हुआ है, उसके बाद 0.2 किलोमीटर ये है, और 0.1 किलोमीटर अम्यूज़मेंट पार्क ये वाला है। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2.4 प्लस 0.2 और 0.1, तो इन सम को सम करने के बाद कितना आएगा, 2.7 किलोमीटर। तो आप 2.7 किलोमीटर जाएंगे अम्यूज़मेंट पार्क तक, ठीक है। तो इस तरह से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इसमें स्केल लेकर भी आप निकाल सकते हो, स्केल लेकर भी निकालोगे। स्केल इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ, स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसके मिडल ऑफ द रोड से आप स्केल को रखिए यहाँ तक, ठीक है। और फिर इससे मिडल डिस्टेंस से यहाँ तक मेज़र करेंगे। एक तो डिस्टेंस ये यहाँ से मेज़र करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे, और उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, तो जो डिस्टेंस निकल के आएगा वही डिस्टेंस होगा एयरपोर्ट से लेके अम्यूज़मेंट पार्क तक का, ठीक है। तो इतना आपको आज करना है। और इसके बाद हमारा जो एक आखिरी चैप्टर रह गया, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इसको करना है। और इसके बाद मैंसुरेशन 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 इज़ अवर लास्ट चैप्टर।
ये इस सिलेबस यूटी के सिलेबस के हिसाब से मेंसुरेशन जो है वो लास्ट चैप्टर है, तो ये मैं कल से नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक आप करके मुझे बताइए, अगर कोई क्वेरी हो तो वो ज़रूर मेरे पास भेजें, ठीक है। हाँ, और जो होमवर्क है वो ज़रूर कंप्लीट करके भेजें। ओके।